इस वीडियो को देखने के बाद आपके फिजिकल एजुकेशन की तगड़ी प्रिपरेशन हो जाएगी। बस अपना हेडफोन लगाए। हेलो, अरे जकी भाई, आप पी के वीडियो सबसे शुरू में क्यों डाल देते हो? बाकी यूट्यूबर्स की तरह एंड में क्यों नहीं डालते हो? क्योंकि मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह एग्जाम टाइम में व्यूज बटोरने के लिए नहीं, सेशन के स्टार्टिंग से स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए वीडियोस बनाता हूँ। मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर बैठे मस्त में आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जो कोई मेरे बारे में नहीं जानता, मेरा नाम जकी है, मैं फिजिक्स एजुकेटर हूं, बट आप लोग को फिजिकल एजुकेशन भी पढ़ाता हूं। तो अगर आप मेरे साथ फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो मेरे फिजिक्स के चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ 12th का सारा कंटेंट मैं कवरअप करवा रहा हूँ वन शॉट के थ्रू, सेम इसी स्टाइल में जैसे मीम मटेरियल के साथ हम लोग फिजिकल एजुकेशन पढ़ते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग कवरअप करने वाले हैं हमारी यूनिट नंबर 6 को, जिसका नाम है टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। काफी ज्यादा चेंजेस आप लोग को इस पूरे के पूरे चैप्टर में देखने को मिलेंगे। याद रखना, लास्ट ईयर के वीडियो को नहीं देखना है क्योंकि इस साल आप लोग को टॉपिक ऐड हुए। तो वीडियो को एंड तक के देखें। सारे नोट्स को आप लोग डाउनलोड कर पाओगे मेरी प्लेटफॉर्म के थ्रू, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को गिवन है। और आप में से काफी सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि भैया यार फिजिकल एजुकेशन के लिए कौन से सैंपल पेपर को परचेज करना है। तो मैं तो आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, भाई फिजिकल एजुकेशन के लिए कोई अलग से सैंपल पेपर मत लो। सैंपल पेपर कुछ ऐसे चूज करोगे जिसमें आप लोग को सारे सब्जेक्ट एक साथ मिल जाए, जिसके थ्रू आप लोग की घर बैठे बोर्ड्स की प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। अब आप बोलोगे भैया ऐसा कौन सा सैंपल पेपर है जिसमें कि आप लोग को एक साथ सब कुछ मिल जाए? तो वो है ओसवाल गुरुकुल के याले सैंपल पेपर, जिसमें आप लोग को एक ही बुक के अंदर सारे के सारे सब्जेक्ट आप लोग को इंक्लूडेड देखने को मिलने वाले हैं। सारे सब्जेक्ट के सैंपल पेपर है, चाहे आप किसी भी ब्रांच से हो, आप लोग को इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन साथ में मिल जाएगा आपके कोर सब्जेक्ट्स के साथ। तो एक बुक के अंदर सारे आप लोग को यहाँ पे सैंपल पेपर मिल रहे हैं और सारी चीजों के आंसर्स आप लोग को गिवन है। लेटेस्ट 2023-24 के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। वन ऑफ द बेस्ट बुक है। अपनी प्रिपरेशन में इसको अपना साथी बनाया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया हूं। वन ऑफ द बेस्ट बुक है, आपकी प्रिपरेशन में आप लोग के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो इसको आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं Amazon के थ्रू, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से जाके आप लोग को बेस्ट डील मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नई यूनिट को, जिसका नाम है टेस्ट एंड मेजरमेंट। यूनिट नंबर 6 है या चैप्टर नंबर 6, जो तुमको मानना है मान सकते हो। ये फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख रहे हैं। और याद रखना, जो भी पोर्शन हम कवरअप करने वाले हैं वो 23-24 के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी खुद की फिजिकल एजुकेशन की बुक आ चुकी है। तो अगर आप उसको प्रिंटेड फॉर्म में लेना चाहते हो या ई बुक फॉर्म में परचेज करना चाहते हो तो आप परचेज कर सकते हो। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है और बेस्ट डील्स आप लोग को गिवन है। ई बुक आप लोग को मेरे प्लेटफॉर्म की वेबसाइट या ऐप में आप लोग को देखने को मिलेगी और स्पेशल डिस्काउंट आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो सारे लिंक मेरी बुक की डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ये टेक्स्ट बुक आप लोग के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी आपके फिजिकल एजुकेशन की प्रिपरेशन के लिए। इसके अलावा आप लोग मुझे जरूर फॉलो अप करना मेरे फिजिक्स के चैनल पे, जहां डेडिकेटली फिजिक्स का मैं कंटेंट कवरअप करवा रहा हूं। इसके अलावा आप टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लेना, सो दैट सारी अपडेट्स आप लोग को हमेशा मिलते रहेगी। और आप लोग चाहो तो मेरे इंस्टा को भी फॉलो अप कर सकते हो। इन सब के अलावा मैंने खुद का मेरा प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया हूं। अगर आप मेरे साथ लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग मेरे प्लेटफॉर्म पे आ सकते हो। मेरे प्लेटफॉर्म की वेबसाइट और ऐप दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को गिवन है। वहां से जाके आप लोग मेरे साथ अपनी फिजिक्स और फिजिकल एजुकेशन की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो लाइव। सारी लाइव क्लासेस के रिकॉर्डेड क्लासेस आप लोग को अवेलेबल हो जाएगी। असाइनमेंट, क्विजेस, हैंड रिटन नोट्स सब कुछ आप लोग को मिलने वाला है। तो मिनिमल कॉस्ट के अंदर आप लोग को वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूं मेरे प्लेटफॉर्म पे। तो ज्वाइन करें अगर आपको लास्ट मोमेंट में अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं फिटनेस टेस्ट। और फिटनेस टेस्ट में हम लोग स्पेशली पढ़ने वाले हैं साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट के बारे में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिए। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर ये फिटनेस क्या होता है। फिटनेस का मतलब ये कि यार किसी भी इंडिविजुअल के अंदर की फिटनेस हम लोग चेक करेंगे, उसकी फिजिकल एक्टिविटीज क्या वो सही तरीके से परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं। तो हम कहेंगे कि यार वो क्या है, उसकी फिटनेस है। अब ये फिटनेस टेस्ट क्यों करवाई जाती, आप लोग समझो यार। एक किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को आपने ले लिए कि यार चलो भाई तेरे को क्रिकेट में खिलाएंगे। जैसे कि आप जानते होंगे चैन खुली की मैन खुली में करण को ले लिया गया था। तो करण को यार उसकी परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया था, लेकिन मैं नहीं खेल सकता वरुण भैया, मैं नहीं खेल सकता, मुझे यहाँ से जाना, मैं यहाँ पे नहीं रह सकता। क्या उसकी फिजिकल फिटनेस को यहाँ पे चेक किया गया था कि नहीं किया गया था? तो होता क्या है कि किसी भी इंडिविजुअल को अगर आप लोग सिलेक्ट करते हो तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल फिटनेस को चेक किया जाता है। तो ये होती है आप लोग की फिजिकल फिटनेस। आई होप यहाँ तक कि तुम लोग को क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग करने क्या वाले हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, सब टाइप के बच्चे हैं। तो हम लोगों ने क्या करे, हर एज ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी बच्चों के लिए या सभी बड़ों के लिए फिजिकल टेस्ट परफॉर्म करवाए गए हैं। और
इनको कैटेगराइज कर दिए दो पार्ट में। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं दो ग्रुप के अकॉर्डिंग, मतलब एक एज ग्रुप पढ़ेंगे हम लोग 5 से 8 ईयर्स के लिए, मतलब मैं मान सकता हूं जो क्लास फर्स्ट से लेकर थर्ड तक के होते। सेकेंड ग्रुप में हम लोग देखेंगे जो रहेंगे 9 साल से लेकर 18 साल के बच्चे, या मैं कह सकता हूँ क्लास 4 से लेकर 12th के बच्चों के लिए। तो दो टाइप की कैटेगरी में हम लोगों ने यहाँ पे फिटनेस टेस्ट को बाइफिरिकेट कर दिया, और इसके अंदर हम लोग ये चेक करने वाले कि उस इंडिविजुअल एज ग्रुप का बंदा क्या फिजिकली फिट है कि नहीं। तो कुछ डिफरेंट यहाँ पे हम लोग यार मैं कह सकता हूँ टेस्ट कंडक्ट करवाने वाले, जिसके थ्रू हम ये चेक करेंगे कि क्या उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है कि नहीं, क्या उसकी एंडोरेंस अच्छी है कि नहीं, क्या उसकी एजिलिटी अच्छी है कि नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी में कैसा है, और बाकी सभी चीजों में वो कैसा है। याद रखिएगा जो फिजिकल फिटनेस है वो डिफरेंट पैरामीटर के अकॉर्डिंग आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले एज ग्रुप 5 से 8 साल के बच्चों, या मैं कह सकता हूं क्लास फर्स्ट से लेकर थर्ड के बच्चों के लिए। तो इसके अंदर हम लोग कौन कौन से टेस्ट को देखने वाले, सबसे पहले हम लोग देखेंगे बीएमआई, सेकंड देखेंगे फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट, और लास्ट में देखेंगे प्लेट टैपिंग टेस्टिंग। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं एज ग्रुप जो कि 5 से 8 साल की या क्लास फर्स्ट से लेकर थर्ड के बच्चों के लिए। यहाँ पे जो हम लोग बेसिक यार बच्चों के अंदर क्या चेक करते हैं, उनका फंडामेंटल मूवमेंट स्किल को हम लोग यहाँ चेक कर रहे हैं कि क्या वो स्पेसिफिक फिजिकल एक्टिविटी में इसको अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं। आप जानते हो यार इस एज के ग्रुप के जो बच्चे वो छोटे, अभी यहाँ पे हम लोग यार उनकी फिजिकल एक्टिविटीज कुछ ऐसी कराएंगे जो उनके लिए ईजी हो और वो लोग परफॉर्म कर सके। तो कुछ डिफरेंट टाइप के हम लोग फिजिकल एक्टिविटीज करवाने वाले। सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म करवाई जाएगी, जिसके थ्रू उनकी एबिलिटी को पता किया जाएगा कि क्या वो फिजिकली फिट है कि नहीं भाई। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे उनका बॉडी कंपोजिशन, मतलब क्या वो अंडरवेट के अंदर है, क्या वो ओवरवेट है, क्या वो हेल्दी वेट के अंदर है, क्या वो ओबेसिटी कैटेगरी में है। तो कैसे चेक किया जाता है, इसको चेक किया जाता है बीएमआई के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज है उनके कोऑर्डिनेशन को चेक किया जाएगा, उनके बॉडी के कोऑर्डिनेशन को चेक किया जाएगा। उसको चेक करने के लिए एक टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा जिसे कहते हैं प्लेट टैपिंग मेथड। और इसके अलावा उनके बॉडी के बैलेंस को चेक करने के लिए हम लोग फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट को परफॉर्म करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले बीएमआई को। तो बीएमआई क्या होता है दोस्त, बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। मतलब क्या, अगर मैं आपको कहूं कि कोई भी इंसान मोटा है, दुबला है, हेल्दी वेट में है, या फिर थोड़ा सा मोटा है मतलब ओवरवेट है, क्या है, कैसे पता किया जा रहा है, उसके बॉडी का जो कंपोजिशन उसको कैसे पता किया जा रहा है। तो बॉडी के कंपोजिशन को पता किया जाता है बीएमआई के अकॉर्डिंग। बीएमआई एक किस्म से आप लोग को यार एक स्कोर प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप लोग बीएमआई के चार्ट में चेक कर सकते हो कि आप कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हो। बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली आप लोग को आपकी हाइट और साथ ही साथ आपको आपका वेट लगता है, बस इसके अलावा आप लोग को कुछ नहीं करना है। ये दो चीज को आपको चेक करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो यार 5 से 8 साल की या फिर क्लास फर्स्ट से थर्ड के जो बच्चे हैं उन लोग का वेट मेजर करेंगे, साथ ही साथ मेजर करेंगे उनका हाइट और वेट दोनों मेजर करने के बाद हम लोग लगाने वाले इस फॉर्मूले को, वेट जो कि आपको केजी में लेना है और हाइट का स्क्वायर कर देना है मीटर में। तो इसको आप लोग करने के बाद जो आपकी स्पेसिफिक वैल्यू निकल कर आएगी उसमें आप लोग को क्या करना है, उसको चेक करना है इसके वैल्यू से। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि किसी का आया है 21.9 बीएमआई स्कोर, तो चेक करो जरा 21.9 कहां पे आ रहा है, वो यहां पे आ रहा है, मतलब मैं कह सकता हूं ये नॉर्मल कैटेगरी के अंदर आएगा। तो याद रखिएगा 18.5 से लेकर 24.9 के बीच में अगर आपका बीएमआई का स्कोर आ रहा है तो आप कहेंगे कि ये नॉर्मल बीएमआई स्कोर है, मतलब आप नॉर्मल हेल्दी वेट में आते हो। अगर आपका स्कोर 18.5 से लोअर आता है तो आप लोग यार अंडरवेट कैटेगरी में आओगे। अगर 25 से लेकर 29.9 की कैटेगरी में आते हो तो आप लोग यार, और अगर आपका स्कोर 30 से लेकर 34.9 के बीच में आता है तो आप ओबेसिटी कैटेगरी में आते हो, और उससे ज्यादा आता है तो एक्सट्रीम ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हो। आप लोग को क्या करना है, एक छोटा सा होमवर्क आप लोग को दे रहा हूं, सभी लोग यार जितने वीडियो देख रहे हैं, भले मैं जानता हूं एग्जाम आपका कल है लेकिन आप कैलकुलेट तो करो यार। सभी लोग अपना हाइट चेक, हाइट तो मालूम ही होगी सबको, और अपना वेट जल्दी से यार केजी में आप लोग अपने वेट को रखो, हाइट का स्क्वायर करो मीटर में, और जो आपकी वैल्यू आ रही है और बताओ कमेंट बॉक्स में कि आपका बीएमआई क्या है, कौन सी कैटेगरी के अंदर आप आते हो, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताएं। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट जो हमारा कोऑर्डिनेशन के लिए जो टेस्ट परफॉर्म किया जा रहा है इसका नाम है प्लेट टैपिंग मेथड। इस प्लेट टैपिंग मेथड को करवाने का मेन पर्पस क्या है, इसका जो स्पेसिफिक मेन पर्पस है कि आपकी जो बॉडी की स्पीड है, आपका जो बॉडी के अंदर जो कोऑर्डिनेशन है, लिम्स का मतलब हाथों का जो कोऑर्डिनेशन है जो बच्चों के अंदर है वो क्या सही तरीके से है कि नहीं, मतलब क्या वो फुर्तीले वे में इसको परफॉर्म कर पा रहे हैं कि नहीं। तो बेसिकली प्लेट टैपिंग मेथड को करवाने का मेन पर्पस यही होता है। इसके अलावा कौन कौन से इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, एक टेबल की जरूरत पड़ती है हमें जो कि एडजस्टेबल फॉर्म का हो, साथ ही साथ 2 येलो डिस्क की जरूरत पड़ती है
जो 20 सेंटीमीटर डाया की होती है, जैसे आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखो इस तरीके से। इसी के साथ साथ आप लोग एक रेक्टेंगल प्लेट लगती है जिस तरीके की होती है, जो 30 बाय 20 सेंटीमीटर की आप लोग को यूज करना है, और एक स्टॉप वॉच की जरूरत है। इसको प्रोसीजर क्या होती है मैं आप लोग को वीडियो के थ्रू दिखाने वाला हूँ, और ये रहा वीडियो आप लोग के लिए खेलो इंडिया की तरफ से। ये टेस्ट ऊपरी लिम्ब की मूवमेंट की गति और कोऑर्डिनेशन को मापता है। इस टेस्ट को करने के लिए एक टेबल पर 20 सेंटीमीटर डायमीटर की 2 पीली डिस्क और 30 बाय 20 सेंटीमीटर आकार की एक आयत शीट की आवश्यकता होती है। टेबल की ऊंचाई को प्रतिभागी की लंबाई के हिसाब से ठीक कर लें ताकि वो डिस्क के सामने आराम से खड़ा हो सके। दोनों पीली डिस्क को टेबल के बीच से 60 सेंटीमीटर के बराबर दूरी पर अलग अलग छोर पर रख दें। आयत को भी दोनों डिस्क के बीच बराबर दूरी पर रखा जाता है। टेस्ट के दौरान प्रतिभागी को संतुलित अवस्था में खड़े होने का सुझाव दिया जाता है। प्रतिभागी अपना दूसरा हाथ आयत पर रखता है। प्रतिभागी प्रिफर्ड हाथ से लगातार जितनी हो सके जल्दी हो सके दोनों डिस्क को बारी बारी से टैप करता है। इस प्रक्रिया के 25 चक्र लगाने होते हैं और 25 चक्र पूरे करने के लिए लिया गया कुल समय रिकॉर्ड किया जाता है। तो आई होप आप लोगों ने वीडियो देख लिए होंगे और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है एक बार पॉज करके प्रोसीजर और सजेशन जरूर रीड करें। आगे बढ़ते हैं अगले टेस्ट की तरफ। इसका नाम है फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट। तो फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट एक्चुअल में करवाया इसलिए जाता है कि जो छोटे बच्चे हैं, जो क्लास 1 से 3rd के बच्चे हैं, इनका बैलेंस हम लोग मेजर कर सके कि अगर ये एक सिंगल पैर से खड़े होते हैं तो क्या ये सही तरीके से अपने बॉडी को बैलेंस कर भी पाते हैं कि नहीं। तो मेन पर्पस ये होता है कि बॉडी के बैलेंस को पता करा जा सके, साथ ही साथ लेग्स की स्ट्रेंथ, पेल्विक की स्ट्रेंथ को हम लोग यहाँ से पता कर सके। तो बेसिकली इसका मेन पर्पस ये होता है। कौन कौन से इक्विपमेंट लगते हैं? तो भाई बेसिकली एक ऐसा सरफेस लगता है जो कि नॉन स्लिपरी हो, साथ ही साथ एक स्टॉप वॉच लगती है, और बस इससे ज्यादा कुछ नहीं लगता है। तो कुछ इस तरीके से इसको आपको परफॉर्म करना है। चलिए जानते हैं प्रोसीजर खेलो इंडिया के वीडियो के थ्रू। फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट एक टांग पर सफलतापूर्वक संतुलन की क्षमता को मापता है। ये टेस्ट टांग, कमर और पेट की मांसपेशियों की ताकत का आंकलन करता है। एक टांग पर नंगे पैर बीम या ब्रिक्स या लाइन पर खड़े हो जाएं। प्रिफर्ड टांग पर संतुलन बनाते हुए नॉन प्रिफर्ड टांग को पीछे से मोड़कर इसके पैर को हाथ से पकड़ते हुए अपने नितंब से लगाएं। प्रशिक्षक टेस्ट शुरू करने के संकेत के साथ ही स्टॉप वॉच को शुरू कर देता है। प्रशिक्षक द्वारा स्टार्ट का सिग्नल देते ही टाइमर शुरू हो जाता है। जब भी प्रतिभागी संतुलन खोता है या फिसल जाता है तो स्टॉप वॉच को उतनी देर के लिए रोक दिया जाता है। यदि कोई प्रतिभागी 30 सेकंड में 15 बार संतुलन खोता है या गिर जाता है तो टेस्ट को रद्द कर दिया जाता है। प्रतिभागी के 60 सेकंड में संतुलन खोने या गिरने की संख्या को रिकॉर्ड किया जाता है। टाइमर अपने आप ही 60 सेकंड के निशान पर बंद हो जाता है। तो आई होप आप लोगों ने इसको समझ लिए होंगे। अब आप लोग से एक रिक्वेस्ट है मेरी छोटी सी, वीडियो पॉज करके आप लोग प्रोसीजर रीड करें। तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये चीज समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं हम लोग थोड़े बड़े बच्चों की तरफ, जो कि यार क्लास 4 से लेकर 12 तक के हैं, या फिर मैं एज ग्रुप मान सकता हूँ 9 साल से लेकर 18 साल के बच्चों के लिए। अब आप जानते हो ये बच्चे थोड़े बड़े हैं, इनकी फिजिकल फिटनेस को पता करने के लिए आप लोग को कुछ डिफरेंट टाइप के फिजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करवानी होगी। तो आइए जानते हैं कि आखिर किस टाइप की फिजिकल एक्टिविटीज इनको परफॉर्म करवाई जाएगी। तो सबसे पहले बीएमआई परफॉर्म किया जाएगा। देखो यार, बीएमआई को मैं फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूं, बीएमआई सेम टू सेम वैसे ही कैलकुलेट किया जाता है जैसे छोटे बच्चों के लिए, तो कोई इसमें डिफरेंस नहीं। तो जो सबसे पहला टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा उसका नाम है 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट टेस्ट। इसका मेन पर्पस क्या है, क्यों करवाया जा रहा है भाई? ये सीधी सिंपल बात, छोटे से डिस्टेंस के लिए आप लोग को यहाँ पर एक रेस करवाई जा रही है जिसके थ्रू आप अपनी बॉडी की स्पीड को पता कर सकते हो। 50 मीटर डैश टेस्ट का लक्ष्य प्रतिभागी की वेग वृद्धि और गति को मापना है। इस टेस्ट में 50 मीटर की दूरी तक दौड़ना होता है। शुरुआत करने के लिए एक पैर आगे करके सीधे खड़े हो जाएं। अगला पैर स्टार्टिंग लाइन के पीछे रखें। प्रतिभागियों को ये सुझाव दिया जाता है कि फिनिश लाइन पार करने से पहले अपनी गति धीमी न करें। जैसे ही प्रतिभागी अपनी पोजीशन लेकर दौड़ने को तैयार हो जाएं, प्रशिक्षक स्टार्ट करने का संकेत देता है। प्रतिभागियों को तेज गति से दौड़ने के तरीकों का अभ्यास करना चाहिए।
50 मीटर डैश दौड़ पूरी करने के लिए हर प्रतिभागी के द्वारा लिया गया समय रिकॉर्ड किया जाता है। तो होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग से रिक्वेस्ट है पॉज करें और एक बार इस प्रोसीजर को रीड कर लें। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट टेस्ट है आप लोग का, उसका नाम है 600 मीटर रन या वॉक टेस्ट। इसका मेन पर्पस क्या है कि आप लोग यार इसके थ्रू एंडोरेंस पता कर सकते हो, साथ ही साथ आपको कौन से इक्विपमेंट की जरूरत है। तो भैया 600 मीटर के ट्रैक की जरूरत है और स्टॉप वॉच की जरूरत है। कैसे इसको परफॉर्म किया जाता है, तो आइए इसको खेलो इंडिया के वीडियो के थ्रू समझते हैं। 600 मीटर रन या वॉक टेस्ट का लक्ष्य प्रतिभागियों की कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस मापना है। इस टेस्ट में 600 मीटर की दूरी की रन या वॉक की जाती है। शुरुआत करने के लिए प्रतिभागी पैर आगे करके सीधे खड़े हो जाते हैं। अगला पैर स्टार्टिंग लाइन के पीछे होता है। प्रतिभागियों को ये सुझाव दिया जाता है कि वे 600 मीटर की रन या वॉक को जल्दी से जल्दी पूरा करें। जैसे ही प्रतिभागी अपनी पोजीशन लेकर दौड़ने को तैयार हो जाते हैं, प्रशिक्षक स्टार्ट करने का संकेत देता है। प्रतिभागियों को गति पर विशेष ध्यान देते हुए दौड़ने का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सामान्यतः अच्छे परिणाम तभी मिलते हैं यदि प्रतिभागी पूरी दौड़ के दौरान निरंतर गति बनाए रखें और अंत में तेजी से दौड़ लगाएं। हर प्रतिभागी द्वारा 600 मीटर रन या वॉक को पूरा करने में लिए गए समय को रिकॉर्ड किया जाता है। तो नेक्स्ट टेस्ट है आप लोग का सिट एंड रीच टेस्ट। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है दोस्त, इसके थ्रू आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को पता किया जा रहा है। स्पेशली हिप रीजन की जो फ्लेक्सिबिलिटी उसको और बैक की और हैमस्ट्रिंग की यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर कर रहे हैं हम लोग। कौन से इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, तो एक यार स्पेशल फॉर्म का सिट एंड रीच बॉक्स आता है, उसकी जरूरत हमें यहाँ पे पड़ेगी। आइए जानते हैं कि किस तरीके से इसे परफॉर्म किया जाता है। ये टेस्ट प्रतिभागी के लचीलेपन का एक कॉमन मापक है। ये विशेषकर पीठ और जांघ की मांसपेशियों के लचीलेपन को मापता है। इस टेस्ट को करने के लिए एक सिट एंड रीच बॉक्स की आवश्यकता होती है। सिट एंड रीच बॉक्स की साइड्स 12 बाय 12 इंच, आगे और पीछे 12 बाय 10 इंच और टॉप का 12 बाय 21 इंच का होना जरूरी है। टॉप पैनल को सेंटीमीटर और मिलीमीटर में अंकित होना चाहिए। इस टेस्ट को करने के लिए प्रतिभागी नंगे पैर अपनी टांगों को सीधा रखते हुए फर्श पर बैठता है। उसके दोनों पैरों के तले सिट एंड रीच बॉक्स के सामने लगे होने चाहिए। इस दौरान दोनों घुटनों को दबाकर टांगों को सीधा रखा जाता है। प्रशिक्षक चाहे तो घुटनों को दबाकर रखने में सहायता भी कर सकता है। हथेलियां नीचे की ओर रखते हुए दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रखकर प्रतिभागी आगे झुकते हुए अपने हाथों को बॉक्स पर रखता है और इसे आरंभिक रीडिंग रिकॉर्ड माना जाएगा। सुनिश्चित करें कि आगे की ओर झुकते समय हाथ एक साथ बने रहें। कुछ अभ्यास के बाद प्रतिभागी आगे झुकते हुए अपने हाथों को जितना संभव हो सके अधिकतम दूरी तक ले जाकर कुछ समय के लिए रुकता है और प्रतिभागी की इस रीडिंग को भी दर्ज किया जाता है। प्रतिभागी का स्कोर पहली और दूसरी रीडिंग के बीच की दूरी होगी। ध्यान रखें कि प्रतिभागी आगे बढ़ते हुए झटकों का सहारा न ले। तो आई होप आप लोगों ने खेलो इंडिया का वीडियो देख लिया। अब इसके बाद आप लोग से रिक्वेस्ट है एक बार प्रोसीजर को पॉज करके रीड कर लीजिए। चलिए जानते हैं नेक्स्ट टेस्ट जिसका नाम है पार्शियल कर्ल अप। तो पार्शियल कर्ल अप से समझ में आ रहा होगा कि क्रंचेस या एब्स बनाने वाली एक्सरसाइज। हाँ जी, तो सेम टू सेम याद रखिएगा। तो आखिर इस टेस्ट को परफॉर्म करने का मेन पर्पस क्या है, तो इस टेस्ट को परफॉर्म करने का मेन पर्पस ये है कि आप लोग की जो एब्डोमिनल की मसल है उसके स्ट्रेंथ और एंडोरेंस को पता करने के लिए इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। इक्विपमेंट क्या लगता है, कोई ज्यादा नहीं लगता है यार। बेसिकली आप लोग को एक मैट लगती है, जमीन पे लेट जाना है, स्कोर शीट लगेगी और साथ ही साथ एक फ्लैट सरफेस लगेगा, बस खत्म कहानी। चलिए आइए जानते हैं वीडियो के थ्रू कि कैसे इसे परफॉर्म किया जाता है। पार्शियल कर्ल अप टेस्ट पेट की क्षमता और सहन शक्ति को मापता है। इस टेस्ट को करने के लिए समतल, साफ और गद्देदार सतह के साथ 6 इंच की 2 समानांतर स्ट्रिप्स की जरूरत होती है। प्रतिभागी गद्देदार, समतल, साफ सतह पर लेटेगा। उसके घुटने 60 डिग्री के कोण पर, दोनों बाजू बगल में और हथेलियां नीचे की ओर होनी चाहिए। प्रतिभागी अपने ऊपर के शरीर को मैदान से कम 6 इंच ऊपर उठाकर, जिसे कर्ल अप्स कहा जाता है, लाएगा। उस दौरान उसके हाथ जमीन पर ही रहेंगे और फिर वो अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाएगा। सुझाव दिया जाता है
कि टेस्ट के दौरान सांस लेने की गति सामान्य रहे। 30 सेकंड में किए गए अधिकतम कर्लअप्स की संख्या को रिकॉर्ड किया जाता है। तो आई होप आप लोगों ने वीडियो को देख लिए होंगे। अब आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पूरी प्रोसीजर को एक बार रीड कर लीजिए। तो नेक्स्ट टेस्ट होता है पुशअप टेस्ट। मेरे ख्याल से हर कोई यार पुशअप तो कभी ना कभी जिंदगी में करा ही होगा। तो आखिर इसका पर्पस क्या होता है, क्यों इसे किया जाता है? अगर आपको अपनी बॉडी की अपर बॉडी की स्ट्रेंथ को पता करना है, अपर बॉडी की एंडोरेंस को पता करना है, तो आप लोग यार पुशअप टेस्ट को करते हो। पुशअप टेस्ट में क्या जरूरत पड़ती है? कोई जरूरत नहीं पड़ती, एक इंसान की जरूरत पड़ती है और एक फ्लैट सरफेस की जरूरत है, वहां पे आपको पुशअप्स करना है। साथ ही साथ याद रखिएगा, जो ये सिंपल पुशअप टेस्ट है ये तो बॉयज के लिए होते हैं, जिसमें कि आप लोग का जो स्टांस होता है कुछ इस तरीके से रहता है, जिसमें आप लोग पूरे इस तरीके से स्ट्रेट होते हो। लेकिन जब गर्ल्स के लिए परफॉर्म होता है तो इसे कहते हैं मॉडिफाइड पुशअप टेस्ट। और इसका भी मेन पर्पस ये है कि गर्ल्स की अपर बॉडी के स्ट्रेंथ और एंडोरेंस को पता करना। इसमें यार इक्विपमेंट गलत लिखा है, आपको सिर्फ फ्लैट सरफेस की जरूरत पड़ती है और कुछ नहीं। लेकिन गर्ल्स में जो पुशअप्स होते हैं उसमें देखो घुटने टेक कर आप लोग एक्सरसाइज करते हो। पुशअप फिटनेस टेस्ट शरीर के ऊपरी भाग की क्षमता और सहन शक्ति को मापता है। इस टेस्ट को करने के लिए एक साफ गद्दे या जिम मैट की आवश्यकता होती है। इस टेस्ट को शुरू करने से पहले प्रतिभागी शरीर को सीधा रखते हुए अपने दोनों हाथों और पैरों की उंगलियों को जमीन पर टिकाएगा। इस दौरान उसकी दोनों बाजू सीधी और कंधों की चौड़ाई के बराबर रहेंगी। प्रतिभागी पीठ और घुटनों को सीधा रखते हुए अपने ऊपरी शरीर को नीचे की ओर तब तक ले जाएगा जब तक उसकी बाजू की कोहनियां 90 डिग्री का कोण नहीं बना लेती और फिर वो अपनी आरंभिक अवस्था में वापस आ जाएगा। लड़कियों के लिए मॉडिफाइड पुशअप को शुरू करने के लिए प्रतिभागी पैरों की जगह दोनों घुटनों को जमीन पर रखेंगे। इसके अलावा बाकी सारी प्रक्रिया बालकों के समान रहती है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो 2023-24 के अंदर आप लोग को ऐड हुआ है, वो है मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस। अब आखिर कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस होता क्या है? तो बेसिक फॉर्म में अगर समझे तो इट रिफर टू द एबिलिटी ऑफ द हार्ट, लंग्स एंड द ऑर्गन टू कंज्यूम द ट्रांसफर एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द ऑक्सीजन। आप सभी लोग जानते हो रेस्पिरेशन के टाइम पे आप लोग के लंग्स और हार्ट दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर आप लोग को अपनी रेस्पिरेशन की पावर को बढ़ाना है, एंडोरेंस लेवल को बेटर करना है, तो अपनी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस लेवल को बेटर करना पड़ेगा, क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस के अंदर आप लोग के लंग्स और हार्ट बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। कई ऐसे लोग होते हैं जो बहुत दिनों बाद क्रिकेट खेलने जाते हैं तो आप देखते होंगे आपकी सांस फूलने लग जाती। क्यों? क्योंकि आपकी जो कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस है वो ढंग से काम नहीं कर रही है, क्योंकि जो आपकी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस है वो अब कम हो चुकी है। आपकी जो लंग्स और हार्ट की एफिशिएंसी है जिसके थ्रू वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है, वो अब कम हो चुकी है। लेकिन अगर मैं कंपेयर करता हूं किसी एक स्पोर्ट्स पर्सन से, तो उसके अंदर कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस आप लोग को बेटर देखने को मिलेगी। इसका रिजल्ट उसकी स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस में आपको देखने को मिलेगा। वो जल्दी थकेगा नहीं, उसका दम नहीं फूलेगा, सांस नहीं फूलेगी और वो नॉर्मली अपने आप को लंबे वक्त तक किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाएगा। अब आप कह रहे होंगे कि भैया अच्छा मैं समझ गया कि कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई को बेटर करना। इतना आप लोग रेगुलर एक्सरसाइज करोगे, VO2 मैक्स की वैल्यू आप लोग की इंक्रीज होते रहेगी। और बेटर है आप लोग को VO2 मैक्स मतलब वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई कितना मैक्सिमम है। तो जब आप लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस आप लोग की बेटर हो जाती है, क्योंकि रेगुलर एक्सरसाइज की वजह से आपका हार्ट और लंग्स दोनों हेल्दी हो जाते हैं। और जब ये हेल्दी हो जाएंगे तो हार्ट अच्छे से पंप इन करेगा और लंग्स अपना प्रॉपर वर्किंग करेगा, सो दैट ब्लड और साथ ही साथ ऑक्सीजन का सप्लाई बेटर वे में आपको देखने को मिल पाएगा। इसमें आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है कि यार सांस लेते टाइम फिर हवा जा रही है, ऑक्सीजन फिर ब्लड का क्या कॉन्सेप्ट है। ये सब क्लास 11 का पोर्शन था। आपको बस इतना ही पोर्शन याद रखना है, खत्म कहानी। अब कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को पता करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट को ऑर्गेनाइज कराया जाता है, जो है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। एक ही टेस्ट है जो इस पोर्शन के अंदर तुमको पढ़ना है, ठीक है ना भाई। अब ये हार्वर्ड टेस्ट किस चीज के लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, क्या पर्पस है? बेसिक सी बात है, उस स्पेसिफिक क्लाइंट का या उस स्पेसिफिक एथलीट की कार्डियोवैस्कुलर की फिटनेस को पता करने के लिए, या मैं कह सकता हूं एरोबिक फिटनेस को पता करने के लिए टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है कि उसका हार्ट और लंग्स की एफिशिएंसी क्या बेटर है कि नहीं, ऑक्सीजन सप्लाई बेटर हो पा रहा है कि नहीं। अब कौन से इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है तो मैं आपको बताना चाहता हूं। इस तरीके का ना आप लोग को एक बेंच की जरूरत पड़ती है। ये बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। ये प्लेटफॉर्म जो है लगभग 50.8 सेंटीमीटर हाइट का होना चाहिए। एक स्टॉप वॉच लगेगा और साथ ही साथ आपको एक डिवाइस की जरूरत पड़ेगी जिसके थ्रू आप लोग अपने हार्ट रेट को मेजर कर पाओ। अब करना कैसे रहता है, प्रोसीजर रटना है क्या? बिल्कुल नहीं रटना है। अब ध्यान से देखो, करना क्या रहता है। बेसिकली जो स्पेसिफिक एथलीट है या क्लाइंट है उसको इस बेंच पे खड़े होना है,
फिर उतरना है, खड़े होना है, फिर उतरना है, खड़े होना है, फिर उतरना है। इस तरीके से करते रहना है। कितने देर तक ये? आप जानते हो जब आप ये कंटिन्यूअसली करोगे तो आपकी सांस फूलने लग जाएगी। एग्री करते हो ना? थोड़ा सोचने की कोशिश करो, विजुअलाइज करो। 1 सेकंड में आपको अप होना है और 1 सेकंड में आपको डाउन होना है। मतलब कि 1 मिनट के अंदर आप लोग लगभग 30 कंप्लीट स्टेप्स को फॉलो कर रहे हो। और ये कब तक के करना है? 5 मिनट तक के करना है, या फिर जब तक कि आप एग्जॉस्ट ना हो जाओ तब तक के परफॉर्म करना है। अब आप बोलोगे भैया ये एग्जॉस्ट या एग्जॉशन का बेसिक मीनिंग क्या है यहाँ पे? इसका मतलब ये है कि जब आप 1 सेकंड में चढ़ रहे हो, 1 सेकंड में उतर रहे हो, अब काफी देर तक के कर लिए तो उसके बाद आप लोग थक जाओगे, आप लड़खड़ाने लग जाओगे, तो वहां पे एग्जॉशन आपको देखने को मिल जाएगा कि जब आपके स्टेप्स मेंटेन नहीं रह पाए तब आप लोग को वहां पे रुक जाना। जैसे ही 5 मिनट या एग्जॉशन खत्म हो जाएगा उसके बाद जो क्लाइंट है उसको बैठ जाना है और उसका हार्ट बीट यहाँ पे मेजर किया जाएगा। अब ये जो हार्ट बीट मेजर होगी जब आप फिनिश कर दो उसके 1 से 1.5 मिनट बाद आप लोग की काउंट होगी। इसके बाद फिर आप लोग की जब 2 से 2.5 मिनट हो जाएंगे फिनिश करने के बाद फिर एक बार मेजर किया जाएगा। और फाइनली जब आप लोगों ने फिनिश कर चुके उसके लगभग 3 से 3.5 मिनट बाद आप लोग को फिर से हार्ट बीट को मेजर किया जाएगा। अब ये जो मेजरमेंट हो रहा है हार्ट बीट का, कैसे हो रहा है? रिस्ट के थ्रू हो रहा है, जो बेसिक फॉर्म में आपने देखे होंगे ना उस फॉर्म में। अब जो वैल्यूज आप लोग की निकल के आई है इन सबको आप लोग को फिटनेस इंडेक्स में आप लोग को रखना पड़ेगा। ये रहा इसका स्पेसिफिक फॉर्मूला। आप लोग चाहो तो उसको याद कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में आप लोग को इसको कोट करके आना जरूरी रहेगा। और इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसके थ्रू आप लोग का चार्ट देखा जाएगा कि आपकी वैल्यू कहां लाया करी है। मान लो आपकी जो वैल्यू आई वो आई है 78, तो 78 कहां लाया कर रहा है भाई? तो यहां कर रहा है। मतलब जो वैल्यू आई वो आई है हाई एवरेज। अब ये वैल्यू रटने की जरूरत नहीं, बट ये फॉर्मूला तो एटलीस्ट तुमको पता होना चाहिए। और डायग्राम जरूर बना के आ जाना यार, एक बेसिक स्टिक डायग्राम भी बना दोगे तो चल जाएगा, जिसमें आप ये दिखा दो कि चढ़ रहा है आदमी, फिर उतर रहा है, चढ़ रहा है, फिर उतर रहा है। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, जो है काफी ज्यादा छोटा सा एकदम बेसिक सा टॉपिक, 2 नंबर या 1 नंबर का टॉपिक आ सकता है, जिसका नाम है बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसको हम लोग कहते हैं BMR। तो आखिर ये BMR होता क्या है? BMR का मतलब होता है द नंबर ऑफ कैलोरीज अवर बॉडी नीड टू अकम्प्लिश इट्स बेसिक लाइफ सस्टेनिंग फंक्शन सच एज ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, न्यूट्रिशन प्रोसेसिंग एंड सेल प्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड एज BMR। तो बेसिक वे में क्या कहूं तो यार मतलब ये कि जिंदा रहने के लिए जो बॉडी को बेसिक फंक्शनिंग के लिए जो कैलोरीज की जरूरत पड़ती है उसको बताता है BMR। तो BMR क्या है कि यार कितने कैलोरीज आपको जरूरत पड़नी चाहिए अगर आपको एक नॉर्मल बेसिक लाइफ को जीना है, तो जिसमें कि आपको सांस लेना है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, न्यूट्रिशन प्रोसेस का वर्किंग होगी और साथ ही साथ सेल का प्रोडक्शन होगा। ये सभी के लिए आपको BMR बताता है। तो याद रखिएगा बॉडी का BMR डिफरेंट वरी कर सकता है डिफरेंट पर्सन के अकॉर्डिंग। अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो या फिर अगर आप जिम जा रहे हो या मसल गेनिंग कर रहे हो तो उस टाइम पे आप लोग का जो नंबर ऑफ कैलोरी है इसका इंटेक बढ़ जाएगा। मैं कह सकता हूं कि जो BMR है लीन बॉडी मास के लिए BMR की वैल्यू बढ़ जाती है। तो याद रखिएगा BMR के अकॉर्डिंग जो आप कैलोरी कंज्यूम करते हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है आप लोग के ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए, नर्वस सिस्टम के वर्किंग के लिए, किडनी के वर्किंग के लिए, या फिर डिफरेंट जितने भी टाइप के आप लोग के बॉडी पार्ट्स रहते हैं उन सब के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो याद रखिएगा जो भी अगर हम लोग BMR से कम कैलोरी कंज्यूम करेंगे, मतलब BMR आपको एक कैलोरीज बता रही है ना कि यार बॉडी फंक्शनिंग के लिए इतनी कैलोरीज की मिनिमम जरूरत है। अगर आप BMR के अकॉर्डिंग कैलोरी कंज्यूम नहीं कर रहे, उससे कम कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप लोग को कोई डिसीजेस हो सकती है, प्रॉब्लम फेस हो सकती है। तो अब यार कैसे पता करें कि भैया हमें कितना मिनिमम अमाउंट ऑफ कैलोरी की जरूरत पड़ती है जिससे कि बॉडी यार अपने बेसिक फंक्शंस को वर्क कर सके? तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ना एक फॉर्मूला होता है। तो वुमन के लिए यार ये फॉर्मूला होता है, मैन के लिए ये फॉर्मूला होता है। अब आप बोलोगे भैया क्या ये फॉर्मूला याद करना है? जी हाँ, ये याद करना पड़ेगा मैन और वुमन दोनों के लिए। तो ये फॉर्मूला है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर एग्जाम में आए तो आप लोग यार इसके बारे में थोड़ा सा लिखना और ये फॉर्मूला लिख कर आ जाना, खत्म कहानी, आपको नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है आप लोग का रिकली एंड जॉन टेस्ट। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग के लिए आ सकता है। तो ये सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशली करवाया जाता है। तो याद रखिए जो भी अभी टेस्ट है वो एकदम अलग है, और रिकली एंड जॉन टेस्ट जो होते हैं ये थोड़े से ना यार सिंपल होते, इजीएस्ट होते, सो दैट यार जो सीनियर सिटीजन से इसको अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो चलिए जानते एक एक करके। जो सबसे पहला जो टेस्ट होता है इसे कहा जाता है चेयर स्टैंड टेस्ट। तो चेयर स्टैंड टेस्ट इसलिए करवाया जाता है कि जो बुजुर्ग लोग हैं या जो सीनियर सिटीजन हैं उन लोग की लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ को हम लोग पता कर सके। कैसे इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है? एक बेसिक सी चेयर की जरूरत पड़ती है जो कि यार बिना हैंडल वाली हो, क्लियर है दोस्त, और लगभग उसकी हाइट 44 सेंटीमीटर के अराउंड की होनी चाहिए। क्लियर है दोस्त?
अब ये करा कैसे जाता है? कुछ नहीं यार दोस्त, इस तरीके से आप लोग को, जैसे आपके यहाँ पे जो भी सीनियर सिटीजन है उनको आपको चेयर में बिठा देना, हाथों को क्रॉस करके रखना है, उनको खड़े कराना है, फिर बैठाना है, खड़े कराना है, फिर बैठाना है, खड़े कराना है, बैठाना है। इस तरीके से आप लोग को परफॉर्म कराना है। लगभग 30 सेकंड के अंदर आप लोग को करवाना है। 30 सेकंड में जितने रेप्स वो कर पाएंगे उनको आप लोग को काउंट कर लेना है, और काउंट करने के बाद आप लोग को इस चार्ट में चेक करना है कि कितने उनने करे। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 15 करे हैं, तो आपको चेक करना है उनकी एज क्या है। पहले देख लिया आपने, अच्छा आपके यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन है उनकी एज 62 है और उन्होंने 15 रेप्स करे, तो 15 रेप्स आ रहा है यहाँ पे और 62 इसमें लाई कर रहा है। मैं कह सकता हूँ 15 जो है एवरेज है। तो इस तरीके से चार्ट है, इसके थ्रू आप लोग को कैलकुलेट करना रहता है। अब आप बोलोगे भैया चार्ट भी याद करना है? चार्ट याद नहीं करना है, एग्जाम में आप लोग को पर्पस मालूम होना चाहिए, इक्विपमेंट मालूम होना चाहिए और कैसे इसको परफॉर्म किया जाता है वो। एग्जाम में आप लोग एक छोटा सा डायग्राम भी बना के आ जाओगे ना, तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा तुम लोग के लिए। अगला जो टेस्ट होता है इसका नाम है आर्म कर्ल टेस्ट। इसमें क्या किया जाता है कि बेसिकली जो भी आपके घर पे जो सीनियर सिटीजन है उन लोग की आप लोग बॉडी की, अपर बॉडी की स्ट्रेंथ और एंडोरेंस को पता कर सकते हो। बेसिकली करना क्या है इसमें, देखो यार, इसमें करना ये रहता है कि यार इस तरीके से चेयर में बिठा देना है। एक छोटा सा डंबल होता है जो वुमन के लिए आप लोग को 5 पाउंड का यूज करना है, मैन के लिए आप लोग को 8 पाउंड का यूज करना है, और 30 सेकंड का स्टॉप वॉच लगाना है और उनको कहना है कि 30 सेकंड के अंदर आप कितने रेप्स कर सकते हो। जितने भी रेप्स वो कर पाएंगे उसको काउंट करना है, उसकी वैल्यू को यहाँ से चेक करना है, और जो भी वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग आपको ये देख लेना कि अच्छा वो अबव एवरेज के अंदर है क्या वो एवरेज के अंदर है क्या, या फिर वो बिलो एवरेज के अंदर है क्या। अगले टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है चेयर सीट एंड रीच टेस्ट। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे यार सिट एंड रीच टेस्ट अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखे थे, नॉर्मल लोगों के लिए सिट एंड रीच बेंच की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या जरूरत पड़ी यार कि सीनियर सिटीजन की हम लोग यार सिट एंड रीच टेस्ट करवा रहे। मेन पर्पस ये है कि उनकी बॉडी की, लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को हम पता कर सके। कौन से इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है? बेसिकली एक चेयर की जरूरत पड़ती है और स्केल की जरूरत पड़ती है। तो देखो कुछ इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। चेयर में बिठाना है और टो टचिंग करवाना है, जहां तक के भी हाथ पहुंच सकता है। फॉर एग्जांपल यहां तक के हाथ पहुंचा तो फिर स्केल ली जाएगी और स्केल लेने के बाद यहां मेजर कर लिया जाएगा कि अच्छा इतना गैप रह गया, या फिर अगर पूरा टच हो गया तो स्केल में रीडिंग 0 आ जाएगी। इस तरीके मतलब जो भी आपकी रीडिंग आ रही है स्पेसिफिकली उसको कैलकुलेट कर लिया जाएगा। और यहाँ पे याद रखिएगा, जब भी इस तरीके से सिट एंड रीच में आगे जाएंगे तो यहाँ पे झटके देखते हुए आगे नहीं जाना है। जितनी बॉडी खुद से जा सकती है उतनी आगे तक जाना है, और जहां तक के हाथ चला गया बस वहां से लेकर टो तक के आप लोग की मेजरमेंट हो जाएगा। तो इन स्कोर्स के अकॉर्डिंग यार हम पता कर पाएंगे उनकी लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को। क्लियर है दोस्त? याद रखो, स्कोरिंग याद नहीं रखना है, बस आपको प्रोसेस मालूम होनी चाहिए और क्या क्या रूल्स यहाँ पे है, बस इसको आप लोग को थोड़ा बहुत याद रखना है बस। क्लियर है? अगला टेस्ट होता है बैक स्क्रैच टेस्ट। तो बैक स्क्रैच टेस्ट इसलिए परफॉर्म किया जाता है कि अगर किसी भी सीनियर सिटीजन की, अगर आपको शोल्डर या अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को पता करना है तो इस टेस्ट को परफॉर्म कराए। कौन से इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है? ऐसा कुछ खास इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ एक स्केल या रूलर की जरूरत पड़ती है और कुछ नहीं। कैसे परफॉर्म किया जाता है? देखो, जो भी सीनियर सिटीजन है उनको कहा जाता है कि दोनों हाथ को यहाँ चिपकाने की कोशिश करो। ये दोनों हाथ को जो है इस तरीके से पीछे से चिपकाने की कोशिश करो। हो सकता है कि किसी का हाथ पूरी तरीके से चिपक नहीं पा रहा है, जितना भी, जहां तक के भी हाथ आया, जैसे यहाँ पे देख रहे हो ये डॉक्टर जो भी है, फिर जो भी फिजिकल एजुकेशन या एजुकेटर है, ये क्या कर रहे हैं, स्केल को लेकर यहाँ से मेजर कर रहे हैं कि कितना गैप इनका आ रहा है। तो ये माना जाएगा कि जो भी गैप आ रहा है वो देखा जाएगा और फिर चार्ट के अकॉर्डिंग देखा जाएगा उनकी एज क्या है, और जो वैल्यू इसके अकॉर्डिंग आएगी माना जाएगा कि इनका जो शोल्डर की स्ट्रेंथ है, शोल्डर की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, क्या ये नॉर्मल है, बिलो नॉर्मल है या अबव नॉर्मल है। क्लियर है? अगर उनके दोनों हाथ टच हो गए मतलब कि यार अबव नॉर्मल हो गई है ना, क्योंकि यार वैल्यू आप लोग की सही आ गई। तो ये आपके यहाँ पे चार्ट दिया हो, इसके अकॉर्डिंग आप लोग चेक कर सकते हो। याद रखो, चार्ट नहीं आने वाले हैं। बेसिक पर्पस, इक्विपमेंट, प्रोसेस मालूम होनी चाहिए, डायग्राम बनाना थोड़ा बहुत आना चाहिए, खत्म कहानी। तो अगला टेस्ट इसका नाम है 6 मिनट वॉक टेस्ट। तो आखिर ये 6 मिनट वॉक टेस्ट क्या होता है आइए जानते हैं। तो इसका मेन पर्पस क्या है? बेसिकली इसका मेन पर्पस ये है कि जो भी सीनियर सिटीजन है उनकी हम लोग यार एंडोरेंस को पता कर सके। तो याद रखिए, इसके लिए हम लोग को ना एक ट्रैक बनाना पड़ता है स्पेशली, और वो ट्रैक कुछ इस तरीके से होगा कि 20x5 यार्ड का ये टेस्ट ट्रैक होगा, जिसमें देखो यहाँ से यहाँ तक के 20 यार्ड, फिर 5, फिर 20, फिर 5, इस तरीके से इसको बनाना है। और ये पूरा का पूरा कितना यार्ड का है? 50 यार्ड का होता है। तो यहां से यहां ये पूरा 20 है, फिर ये 5, फिर 20, फिर 5। तो इस तरीके से क्या करना है कि जो भी सीनियर सिटीजन है उनको आप यहां से खड़ा कराओगे स्टार्टिंग पॉइंट, और उनको कहोगे कि आप चलना चालू करें। तो होता यह है कि 6 मिनट के अंदर
मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्टेंस ये 50 यार्ड में उन सीनियर सिटीजन को कवर करना है डिस्टेंस। तो जितना भी वो डिस्टेंस कवर अप कर पाएंगे वो उनका मैक्सिमम स्कोर कहलाएगा। क्लियर है दोस्तों? इस तरीके से पूरे के पूरे टेस्ट को परफॉर्म किया जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है। तो जो भी स्कोर यहाँ पे आएगा उसको कैलकुलेट कर लिया जाएगा उनकी एज के अकॉर्डिंग और देख लिया जाएगा क्या वो एवरेज कैटेगरी के अंदर है, बिलो एवरेज के अंदर है या फिर अबव एवरेज के अंदर है। याद रखो सिर्फ तुम लोग को पर्पस, इक्विपमेंट और प्रोसेस को मालूम होनी चाहिए, इससे ज्यादा तुम लोग को नहीं पढ़ना है। ज्यादा पढ़कर याद रखना फिजिकल एजुकेशन में 200 नंबर नहीं लाना है, 100 नंबर लाना है, बस खत्म कहानी। इतने में आ जाएंगे, भरोसा रख लो। तो नेक्स्ट टेस्ट है आप लोग का 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। तो आखिर इसको परफॉर्म करने का मेन पर्पस क्या है? आप लोग यार सीनियर सिटीजन की स्पीड, एजिलिटी और बैलेंस को पता कर रहे हो व्हाइल मूविंग। क्लियर दोस्त? एजिलिटी मतलब फुर्तीलापन। क्लियर है दोस्त? तो कौन से इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है? तो आप लोग को यहाँ स्टॉप वॉच की जरूरत पड़ेगी, साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक चेयर की जरूरत पड़ेगी, कोन की जरूरत पड़ेगी और साथ में आप लोग को एक मेजर कर लेना स्पेसिफिक पूरा मार्क करते हुए कि 8 फीट तक के आप लोग को मार्क करके कोन रख देना। करना क्या है इसमें? देखो जो भी सीनियर सिटीजन रहेगा वो यहाँ बैठे रहेंगे, तो जैसे ही उनको बोला जाएगा गो, वो तेजी से उठेंगे, यहाँ से तेजी से वॉक करेंगे, ये कोन के पास से मूव करके वापस से जल्द से जल्द बैठ जाएंगे। तो जो भी टाइम निकल के आ जाएगा, स्कोर निकल के आ जाएगा, उसको मेजर कर लिया जाएगा और उसको चेक करके यहाँ से देखा जाएगा कि आपने कितने टाइम में इसको कवर अप करे। हो सकता है आपके यहाँ जो सीनियर सिटीजन होंगे उन्होंने 7 सेकंड के अंदर कवर अप करे और उनकी एज है लेट से 65, तो आपको देखना है 65 ईयर है और 7 सेकंड कहाँ आ रहा है? अच्छा 7 सेकंड, तो जो 7 सेकंड है वो बिलो एवरेज की कैटेगरी के अंदर आ रहा है। तो ये माना जाएगा कि जो भी सीनियर सिटीजन है उनके अंदर ना एजिलिटी, स्पीड और उनकी बॉडी का बैलेंस थोड़ा सा ना लो है, क्योंकि उनका जो स्कोरिंग आया है वो लो आया है। आई होप यहाँ तक कि तुम लोग को क्लियर है। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है जॉनसन-मैथनी टेस्ट ऑफ मोटर एजुकेबिलिटी। अब इसमें क्या करना रहता है? बेसिकली इसका पर्पस क्या है? इसका जो बेसिक पर्पस होता है, एक्चुअल में आप लोग किसी भी इंडिविजुअल एथलीट की फिजिकल एबिलिटीज को इवैल्यूएट करने के लिए इसको परफॉर्म करवाते हो। अब आप बोलोगे भैया फिजिकल एबिलिटीज को मेजर करना है मतलब क्या? अरे उस इंसान की आप स्ट्रेंथ को, एजिलिटी को, स्पीड को मेजर करोगे। एजिलिटी मेरे ख्याल से समझते हो ना, फुर्तीलापन, कितने तेजी से आप कितने फुर्तीले हो, वो चीज को मेजर किया जाएगा। या फिर मैं आप लोग को ये भी कह सकता हूं कि यार जॉनसन-मैथनी टेस्ट के थ्रू आप लोग अपनी बॉडी के न्यूरोमस्कुलर फंक्शन को यहाँ पे मेजर कर रहे हो। अब ये टेस्ट जो है ये क्या है? सिंपल फॉर्म का है? नहीं भाई, एक्चुअल में ये जो टेस्ट है 4 मोटर स्टंट से आप लोग को यहाँ पे परफॉर्म करने। मोटर स्टंट मतलब अपनी बॉडी को इधर से उधर कुदाना फुदाना है। 4 कौन से फॉर्म है? तो पहला होता है फ्रंट रोल, दूसरा होता है बैक रोल, थर्ड होता है जंप हाफ टर्न और लास्ट होता है जंप फुल टर्न। अब यहाँ पे टेस्ट का एरिया कैसा रहता है इसको समझते हैं। यहाँ पे एक मैट रहती है जिसकी लेंथ आप लोग को 15 फीट देखने को मिलेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की 15 फीट है और इसकी जो विड्थ है आप लोग को देखने को मिलेगी 2 फीट की। और ये जो 15 फीट है एक्चुअल में 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 10 सेक्शन में डिवाइडेड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से। अब आइए जानते हैं एक एक करके कि आखिर फ्रंट रोल को कैसे परफॉर्म किया जा रहा है। तो फ्रंट रोल को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले ना आपको उस एरिया में खड़े होना है जहां से इसको स्टार्ट करना है, मतलब एकदम ये वाला पॉइंट, ठीक है। और याद रखिएगा यहाँ पे आप लोग को रोल करते हुए सेंटर लाइन तक के पहुंच जाना है। और याद रखिएगा जब आप रोल करोगे तो उस टाइम पे आपको लड़खड़ाना नहीं है। और जैसे आप लोगों ने एक बार रोल कर लिए उसके बाद आपको सेकंड टाइम फिर से रोल करना है। अब ये जो सेकंड रोल है कहां से स्टार्ट करना है? जहां पे पहला वाला रोल खत्म हुआ। तो कुछ इस तरीके से आप लोग का फ्रंट रोल यहाँ पे मतलब परफॉर्म किया जाएगा। मान लो अगर आप लोगों ने सही तरीके से एक बार रोल करे तो आप लोग को 5 पॉइंट्स यहाँ पे दिए जाते हैं और जब आप उसको सेकंड टाइम अच्छे से परफॉर्म कर देते हैं तो आप लोग को फिर से 5 पॉइंट दे दिए जाते हैं, मतलब आप लोग के यहाँ पे 10 पॉइंट्स हो जाते हैं। और याद रखना अगर आप ये रोल करते टाइम अगर लड़खड़ा गए या फिर आप लोग ज्यादा आगे चले गए तो उस टाइम पे आप लोग के ना 2 पॉइंट्स यहाँ पे डिडक्ट कर दिए जाते हैं। अब नेक्स्ट है आप लोग का बैक रोल। बैक रोल को कैसे करना है? और जैसे फ्रंट रोल था वैसे ही बस बैक फॉर्म में आप लोग को रोल होते हुए चलना है। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही आप लोग को परफॉर्म करना है। आप लोग को बैक रोल करते हुए सेंटर लाइन तक के पहुंचना है और उसके बाद फिर से एक और बार बैक रोल परफॉर्म करना है और ऐसे करके आप लोग एंड लाइन पे पहुंच जाओगे। और सेम जैसे यहाँ पे फ्रंट रोल में आप लोग को पॉइंट्स दिए गए थे, अगर आप लोग सही तरीके से करेक्ट वे में अगर आप लोग रोल को करते हो तो आप लोग को 5-5 पॉइंट दे दिए जाते हैं ईच रोल के और टोटल आप लोग के 10 पॉइंट्स यहाँ पे हो जाते हैं। और सेम टू सेम जैसे अगर आप लोग यहाँ पे लड़खड़ा गए या फिर आप लोग कुछ ज्यादा ही आगे चले गए लाइन से तो आप लोग के 2 पॉइंट्स यहाँ पे कट कर दिए जाते हैं। तो एकदम फ्रंट रोल जैसे ही, टेंशन ना ले, बस आप लोग को यहाँ पे बैक फ्लिप करना है और कुछ नहीं, फ्लिप नहीं रोल करना है। नेक्स्ट है आप लोग का जंपिंग हाफ टर्न। अब इसको देखो यार मैं बोल कर तो नहीं समझा पाऊंगा, वीडियो के थ्रू आप लोग समझने की कोशिश करो। आप लोग को स्टार्टिंग
पॉइंट में खड़े रहना और कुछ इस तरीके से जंप करना है कि आप लोग हाफ यहाँ पे टर्न ले लो, जैसे आप लोग को वीडियो में दिख रहा हो। और जब आप टर्न ले रहे हो तो उस टाइम पे आप लोग को याद रखना है एक चीज कि आप लोग को एक लाइन को स्किप करते हुए आगे की लाइन की तरफ बढ़ते हुए चलना है। और फिर जैसे एक बार आप लोग कूद गए उसके बाद सेम आप लोग को एक और बार कूदना है हाफ टर्न लेते हुए, जैसे आप लोग को वीडियो में देखने को मिल रहा है। और कब तक इसको परफॉर्म करना है भाई? लास्ट तक इसको परफॉर्म करना है, जब तक कि आप लोग का खत्म ना हो जाए। तो लगभग यहाँ पे आप लोग 4 टाइम्स आप लोग जंप करने वाले हो। और मान लो अगर आप लोगों ने 4 एग्जीक्यूशन सही तरीके से कर पाए हो जंपिंग के, तो आप लोग को 10 पॉइंट्स यहाँ पे दे दिए जाएंगे। और अगर मान लो अगर आप लोग लड़खड़ा गए या फिर आगे पीछे हो गए या फिर लाइन के आगे पीछे चले गए, तो आप लोग के यहाँ 2 पॉइंट्स यहाँ पे डिडक्ट कर लिए जाएंगे। अब नेक्स्ट है आप लोग का जंपिंग फुल टर्न। अब ये क्या है भैया? तो ये एकदम सेम टू सेम ही है जंपिंग हाफ टर्न जैसे, बस यहाँ पे आप लोग को फुल टर्न लेना और कुछ भी नहीं। जैसे वहां पे जंपिंग हाफ टर्न में हाफ टर्न ले रहे थे, यहाँ पे आप लोग को स्टार्टिंग लाइन में खड़े रहना और पूरा फुल टर्न लेते हुए आप लोग को जाना। और सेम टू सेम जैसे आप लोग जंपिंग हाफ टर्न में आप लोगों ने देखे थे, सेम यहाँ पे भी आप लोग को कॉन्सेप्ट रहेगा कि आप लोग स्टार्टिंग लाइन में खड़े रहोगे और जैसे आप जंप लोगे तो याद रखना जो बीच वाला आप लोग की लाइन है, मतलब जहां आप खड़े हो उसके बाद जो लाइन है उसको स्किप करते हुए उसके बाद वाली लाइन पे आप लोगों को कूदना है, मतलब मिडल वाली लाइन को आपको छोड़ देना है। और अगर आप लोग परफेक्टली जंप कर लेते तो आपको 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे। मान लो अगर आप लोग मतलब लड़खड़ा गए, गलत हो गया कुछ, तो आपके 2 पॉइंट्स यहाँ पे काट लिए जाएंगे। आई होप आप लोग को ये वाला टेस्ट समझ में आ गया होगा। एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ये पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहा है ये वाला टेस्ट, तो हो सकता है एग्जाम में ये पूछा जरूर जाए रिकली एंड जॉन टेस्ट के और वाले ऑप्शन में। तो ये काफी इजी टेस्ट है, अच्छे नंबर आप लोग को दिला देगा, बहुत ईजी है, कंफ्यूज मत होना बस आप लोग। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो अप कर लेना मुझे इंस्टा पे, और साथ ही साथ टेलीग्राम के चैनल और ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर लेना। अगर मेरे साथ लाइव पढ़ना चाहते हो भाई तो मेरे प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, जहां पे आप लोग को सारी मेरी लाइव क्लासेस प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट वाली आप लोग को मिल जाएगी फिजिक्स और फिजिकल एजुकेशन के लिए। मेरा प्लेटफॉर्म आप लोग को वेबसाइट के थ्रू एक्सेसिबल है और साथ ही साथ आप प्ले स्टोर से मेरी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो जकी सौदागर प्लेटफॉर्म नाम से। यहीं पे आप लोग को फ्री नोट्स भी मिल जाएंगे और आप लोग साथ ही साथ आप लोग मेरे साथ लाइव क्लासेस को अटेंड भी कर पाओगे। सभी की सभी लाइव क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है और जो भी अपकमिंग लाइव क्लास रहेगी उसकी लिंक भी आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को घर बैठे मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जल्दी लेकर आऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए गुड बाय।